हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारे इस पेपर की 8वीं क्लास है और जो लोग चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। सवाल है, ऐसी सिंफ शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं वो क्या कहते हैं? उसको 3 मिसरे वाली शायरी, उसको तरायले कहेंगे या आज़ाद नज़्म या हाइको या बंद, उसको क्या कहेंगे? 3 मिसरे की नज़्म को कहेंगे हाइको। 3 मिसरे की नज़्म को क्या कहेंगे? हाइको। 3 मिसरे की एक नज़्म मुसल्लस भी होती है, ठीक है? क्या होती है? मुसल्लस। मुसल्लस लफ्ज़ बना है सलासा से और वो जो है 3-3 मिसरे की नज़्म होती है, समझिए ना? वो एक अलग है, वो ऑप्शन में नहीं है, हाइको है। हाइको में 3 मिसरे होते हैं। हाइको के बारे में बात कर लेते हैं। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे? 3। और इसमें जो 3 मिसरे होते हैं, तीनों मिसरों में कुल 17 अरकान होते हैं। कितने अरकान? 17 अरकान या 17 रुक्न कहिए। रुक्न की जमा होता है अरकान। कितने मिसरे होते हैं? 3। 1 2 3। जो पहला मिसरा है, ये पहला मिसरा है, ये पहले मिसरे में 5 रुकन या 5 अरकान, दूसरे मिसरे में 7 अरकान और तीसरे मिसरे में 5 अरकान। कुल मिला कितने हो गए? 5 7 12 5 17। कुल कितने? 17। तो अगर पूछा जाए हाइको के पहले मिसरे में कितने रुकन होते हैं तो 5, दूसरे मिसरे में 7, तीसरे मिसरे में 5, कुल कितने? 17। अब रुकन क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे रुकन, जैसे मान लीजिए एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है खुददार, है ना? मतलब कोई भी वर्ड ले लीजिए, हम ले लेते हैं खुददार। खुददार यानी 2 पार्ट में हमने उसको बोला खुददार, ये 2 रुकन हो गए। खुददार। जैसे अकबर, तो अकबर में 2 रुकन है, अकबर। जैसे खुशबू, खुशबू, इसमें 2 रुकन हो गए, समझिए ना? जैसे है कि कुस्तुनतुनिया, तो कुस्तुनतुनिया 4 रुकन उसमें हो गए। तो इसी तरीके से जो पहला ये मिसरा होता है, इसमें 5 रुकन वाले लफ्ज़ लाए जाएंगे, यानी इतने लफ्ज़ लाए जाएं पहले मिसरे में कि 5 रुकन बने, ठीक है? और दूसरे वाले मिसरे में ऐसे लफ्ज़ लाए जाएं जिसमें 7 रुकन बने, और तीसरे वाले लफ्ज़ में इतने लफ्ज़ लाए जाएं तीसरे मिसरे में कि वो 5 रुकन बने। समझ आ गया ना? तो ये होते हैं अरकान। तो हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे। पहले मिसरे में 5 रुकन, दूसरे मिसरे में 7 रुकन, तीसरे मिसरे में 5 रुकन, और कुल कितने रुकन होते हैं? 17। क्लियर हो गया ना? तो हाइको में कुल 3 मिसरे होते हैं और 17 अरकान होते हैं। हाइको एक जापानी सिंफ है, ठीक है? ये जो है सबसे पहले कहाँ मकबूल थी? ये जापान में। तो ये जापान में थी, तो इसको जापानी सिंफ कहा जाता है। जापान में खूब फ़रोग पाई। जापान के बाद ये हिंदुस्तान में आई और हिंदुस्तान में इसके मूजिद हैं नादिम बल्खी। क्या नाम है? नादिम बल्खी उनका नाम है। क्लियर हो गया ना? नादिम बल्खी। तो बस हाइको से इतने ही सवाल पूछे जाते हैं कि हाइको में कितने मिसरे होते हैं? हाइको में 3 मिसरे होते हैं। कितने अरकान? 17 अरकान। पहले मिसरे में 5, दूसरे में 7, तीसरे में 5, कुल कितने? 17। हाइको किस मुल्क की सिंफ है? जापान। और उर्दू में इसके मुजीद कौन है? नादिम बल्खी। समझ आ गया ना? तो ये हो गया पहला सवाल। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। कसीदा किसकी ईजाद है? सबसे पहले आप जानिए कि कसीदा जो है, कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसकी जो शुरुआत हुई है कसीदा की, वो अरब से हुई है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरब में इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कसीदा किसकी ईजाद है? ईरानियों की, हिंदुस्तानियों की, तौरानियों की, अरबों की। ये अरब, इसका जवाब हो जाएगा अरबों की। क्लियर है ना? और दरअसल होता ये है कि कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरब में इसकी ईजाद हुई। जो अरबी शायर होते थे वो लोग कसीदा कहते थे,
और वो लोग जो कसीदा कहते थे वो अपनी माशूकाओं या अपनी बीवियों के लिए कसीदा कहते थे, उनकी तारीफ में कसीदा कहते थे। लेकिन बाद में जब ये हिंदुस्तान में सिनफ आई कसीदा, तो ये दरबारी मदह में महदूद हो गया। दरबार में जो बादशाह होते थे और उनके जो दरबारी शोरा होते थे उन्हीं की शान में कसीदे कहते थे। हालांकि अभी सिनफ का सवाल हो गया, कसीदा दरबार ख़त्म हो गया तो कसीदा ख़त्म हो गया, है ना। तो ये बात हो गई। और उर्दू का पहला कसीदा निगार, पहला कसीदा यानी कसीदे का मूजिद उर्दू में कौन है हिंदुस्तान में, तो ये हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो 12 प्यारियों के आशिक थे, कुली कुतुब शाह 12 प्यारियों का आशिक। तो जो है सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है, तो ये हो जाएंगे कुली कुतुब शाह जो 12 प्यारियों के आशिक के नाम से मशहूर है। उन्हीं का एक बहुत मशहूर शेर है कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। तो यहाँ देखिए अगर मैं इस शेर की बात करूँ तो इस शेर में सनात है कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना। तो यहाँ पिया पिया लफ्ज़ 2 बार आया है और उस दोनों के माने अलग है। एक है कि पिया बाज प्याला, पिया माने मतलब उसका पिया या शौहर, और एक पिया मतलब पीना। तो यहाँ पिया पिया लफ्ज़ 2 बार आया है, तो इसमें सनाते तजनीस है। कौन? सनाते तजनीस, यानी जैसे हिंदी में कहते हैं यमक अलंकार, होता नहीं ना, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, तो उसी तरीके से जो है इसमें भी है पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया पिया 2 बार आया है। एक पिया के माने शौहर, एक पिया के माने पीने से है। तो खैर वो एक अलग बात थी। तो ये क्लियर हो गया ना। और कसीदा के जो है कितने जुज़ होते हैं, कसीदा के 5 जुज़ होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दवा और दुआ। मुद्दवा लाजमी जुज़ नहीं है क्योंकि हर कसीदे में मुद्दवा नहीं होता है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। गुरेज, गुरेज किस सिन्फ सुखन में दिखने को मिलता है। गुरेज तो अभी बात हो चुकी है कि जो है कसीदे का जुज़ है, कसीदे का जुज़ है। कसीदा में एक होती है तशबीब, क्या होती है, एक होती है तशबीब, एक होता है गुरेज, तशबीब गुरेज, फिर एक मदह, फिर होता है मुद्दवा, फिर होता है दुआ। ठीक है। तो इसमें ये दूसरा जुज़ है, कसीदे का दूसरा जुज़ क्या है, गुरेज है। इसका गुरेज का ताल्लुक़ किससे है, कसीदा से है। गुरेज का ताल्लुक़ कसीदा से है। समझ आ गया। और एक चीज़ देखिए कि गुरेज का एक और नाम है, गुरेज का, हालांकि गुरेज के अगर मानी देखें, गुरेज के लुग़वी मानी होते हैं बात से बात पैदा करना। गुरेज के माने बात से बात पैदा करना, लेकिन गुरेज को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं मुखलिस। ये सब जितने बता रहे हैं सब एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक दूसरा नाम क्या है, मुखलिस। गुरेज का दूसरा नाम मुखलिस। समझ आ गया ना। और जो कसीदा की जो तशबीब है, कसीदा की जो तशबीब है, तशबीब से ही गज़ल ने जन्म लिया है। अगर पूछा जाए कि गज़ल ने किस सिन्फ से जन्म लिया है, तो कसीदा से जन्म लिया है, या कसीदा के किस जुज़ से, तो वो तशबीब से जन्म लिया है। समझ आ गया ना। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी। ये तो कई बार सवाल आ चुका है। इसकी सदारत की थी किसने, मुंशी प्रेमचंद ने। 1936 में की थी लखनऊ में, रिफॉर्म क्लब के मैदान में। उसी में उन्होंने एक खुतबा दिया था कि जो है हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। या उर्दू अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, मेरे ख़्याल में उसकी सबसे बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। ठीक है। ये सब उनके जो है खुतबे में इन्होंने कहा था। फिर कहा था कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जो हम में हरकत और हंगामा पैदा कर दे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। तो ये बात किसने कही थी, प्रेमचंद ने खुतबे में कही थी और उसकी सदारत कर रहे थे। किस जगह पे, लखनऊ में। क्लियर हो गया सवाल ना। फिर हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। गुबार खातिर, गुबार खातिर खतूत का मजमूआ है, किसका है ये, तो गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। गुबार खातिर, गुबार खातिर में कुल कितने ख़त थे? 14 ख़त थे। गुबार खातिर के ख़त जो लिखे गए हैं वो अहमदनगर जेल में रहकर लिखे गए हैं। जब 1942 में जब हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चल रही थी, उसी दौरान जो है अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ़्तार करके अहमदनगर जेल में डाल दिया गया था। वहाँ रह करके उनके एक दोस्त थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी, उनके नाम वो ख़त लिखा करते थे। और उनको जो है उस ख़त में, यानी अपने तमाम ख़त में जो उन्होंने हबीबुर रहमान खान शेरवानी को सिद्दीक़ मुकर्रम कह के मुखातिब किया है। क्या कहा है? सिद्दीक़ मुकर्रम। किसको मुखातिब किया है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी को। तो सिद्दीक़ मुकर्रम के नाम से ख़त लिखा करते थे, जो शाये नहीं हुए, बाद में किताबी शक्ल में शाये हुए, मतलब भेजे नहीं जा सके। ख़त तो लिखे और उनको भेजे नहीं जा सके, और बाद में वो किताबी शक्ल में शाये हुए, तो उसका नाम रखा गया गुबार खातिर। गुबार खातिर के माने होता है दिल का गुबार। क्या होता है? दिल का गुबार। ये 24 ख़त है, सबके अलग अलग उन्वान है। ख़त नंबर 19 सबसे मशहूर है, चिड़िया चिड़े की कहानी। ख़त नंबर 18 हिकायत ज़ाग व बुलबुल। ख़त नंबर 15 इसमें चाय का जिक्र है। ठीक है। ख़त नंबर 12-13 इसमें खुदा की हस्ती से बहस की गई है। हिकायत बाद व तिरयाक, ये ख़त नंबर 19 है। समझ आ गया ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। ख़त नंबर 24 इसमें जो है मौसीकी से मुताल्लिक बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें गुबार खातिर के बारे में है। देखिए गुबार खातिर, इसमें कितने ख़त हैं? 24 ख़त। ध्यान से देखिए कितने ख़त हैं? 24 ख़त। एक है शौकत थानवी। शौकत थानवी ने भी जो है एक खाकों का मजमूआ लिखा है, उसका नाम है बारे खातिर। क्या नाम है? बारे खातिर, यानी गैन गायब हो गया यहाँ से। बारे खातिर ये खाकों का मजमूआ है शौकत थानवी के, और इसमें कुल 48 ख़त है। कितने? मतलब 48 लोगों के खाके हैं। इसमें कितना? 24। इसमें कितना? 48। 24 दूना 48। तो गुबारे खातिर में कितने ख़त? 24। बारे खातिर में कितने खाके? 48। गुबारे खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चाय का जिक्र बार बार किया है। चाय का जिक्र बार बार किया है। और बारे खातिर में शौकत थानवी ने पान का जिक्र बार बार किया है। पान, चाय पान। समझ आ गया ना? ये है बारे खातिर, ये है गुबारे खातिर। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जोनू पसंद मुझे छाँव है बबूलों की, जोनू पसंद मुझे छाँव है बबूलों की, अजब बहार है इस जर्द जर्द फूलों की। अजब बहार है इस जर्द जर्द फूलों की। तो ये किसका शेर है? ये शेर पूछा है किसका है? नासिक, मजाज, आतिश, अख्तरुल ईमान। तो ये शेर है नासिक लखनवी का, शेख इमाम बख्श नासिक। शेख इमाम बख्श नासिक का शेर है। ठीक है। तो ये शेर वगैरह याद करने वाली चीज़ होती है। तो ये शेर है इमाम बख्श नासिक का। नासिक के बारे में बात कर लें कि नासिक को दबिस्तान लखनऊ का बानी कहा जाता है। दबिस्तान लखनऊ का बानी किसे कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। इसके अलावा जो है नासिक को लखनऊ का, दबिस्तान लखनऊ का पेशवाए आज़म भी कहा जाता है। ठीक है। ये सब पॉइंट है, सब याद करने वाला है। पेशवाए आज़म किसे कहा जाता है? ये भी नासिक को कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो है डिक्टेटर कहा जाता है, अदबी डिक्टेटर। अदबी डिक्टेटर, डिक्टेटर ये इंग्लिश वर्ड है, इसके माने होता है तानाशाह। डिक्टेटर माने क्या होता है? तानाशाह। डिक्टेटर क्यों कहा गया इनको? डिक्टेटर क्यों कहा गया? असल में इसके पीछे वजह ये है कि जब नासिक छोटे थे, शेर व शायरी सीखने के लिए ये मतलब बहुत भटके इधर उधर, और इनको कोई उस्ताद नहीं मिल रहा था। तो उस ज़माने में मीर का बड़ा बोलबाला था। तो नासिक जो है शायरी सीखने के लिए मीर तकी मीर के पास गए। तो मीर ने कहा कि नहीं हम सिखा नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो है मतलब बहुत कोशिश किए, नहीं सिखा, ये चले आए। तो कहते हैं कि मीर साहब ही कोई आदमी है, मैं अपनी इस्लाह खुद करूँगा। उसके बाद नासिक ने इतनी मेहनत की कि वो अदबी डिक्टेटर कहलाए, अदब का तानाशाह कहलाया। ठीक है। मतलब कि ये जो है लखनऊ में इस्लाह ज़बान के लिए मशहूर हो गए। ये लखनऊ में इस्लाह ज़बान के लिए मशहूर हो गए। इनके बहुत सारे जो है शागिर्द लखनऊ में इकट्ठा हो गए, और इन्होंने अपने शागिर्दों की भी सलाह दी कि तुम लोग भी जो है लोगों की इस्लाह करो।
तो इसी वजह से इनको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है। इस्लाह ज़बान के लिए ये मशहूर है लखनऊ में। समझ में आ गया ना। इनको जो है ये पहलवानी भी करते थे, मोटे ताजे थे, पहलवानी भी करते थे, इसी वजह से इनको जो है पहलवान सुखन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहलवान सुखन। और इनको पहलवान शायर भी कहा जाता है। पहलवान सुखन जो कहा गया ये आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, पहलवान शायर भी उसी आब हयात में कहा गया है। ठीक है, इनको पहलवान शायर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। और लखनऊ में इस्लाह ज़बान के लिए मशहूर है। नासिक का जो है जो मतलब होलिया था वो मतलब कि जो है अजीब तरीके का था, क्योंकि जो है क्या होता था कि ये खाना बहुत ज़्यादा खाते थे। मौसमी फल जब रहता था, मौसमी जो फल भी जो आते थे तो उस फल को ये बहुत ज़्यादा खा लेते थे। मौसमी फलों को ये खूब खाते थे। और खाना तो जो है 24 घंटे में एक बार खाते थे, 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे, लेकिन वो कम से कम 5 शेर के बराबर होता था। अब 5 शेर का मतलब क्या? शेर का मतलब जंगल वाला शेर नहीं, शेर का मतलब एक वज़न होता है। ठीक है, यानी एक शेर लगभग 1 किलो के आसपास होता है, 1 किलो थोड़ा कम। तो 5 शेर का मतलब लगभग 5 किलो, यानी 4.5-5 किलो, यानी 5 किलो खाना रात में एक बार में खाते थे। और दिन भर खाना नहीं खाते थे। और खाना हमेशा तखलिया में खाते थे। तखलिया के माने होता है तन्हाई, अकेले, कोई मतलब वहाँ नहीं रहता था, पूरा दस्तरखान लग जाता था, बैठ करके और खा जाते थे। और जितना रहता था सब साफ़ कर जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई मतलब प्लेट में कोई चीज़ छूट जाए, तो इतना ज़्यादा खाते थे। और पहलवानी भी करते थे। इसी वजह से जो है खाना ज़्यादा खाने की वजह से इनका जो बैलेंस था शरीर का वो बेपाइट हो गया था और देखने में मतलब बहुत भद्दे लगते थे। इसी वजह से लोग जो है इन पर फप्ती कसते थे। इनको कहते थे कि जो है दुम कटा भैंसा। दुम कटा भैंसा मतलब कि जैसे एक भैंसा अगर उसकी दुम काट दो, जैसा उसका होलिया हो जाएगा वैसा ही होलिया इनका था। इसी वजह से इनको जो है लखनऊ में लोग चिढ़ाते थे। जैसे आम तरीके देखिए, जब गांव में या शहर में कोई उस तरीके का थोड़ा सा या पागल टाइप कह सकते हैं या दूसरे टाइप से जो होता है जिसका दिमाग थोड़ा हल्का होता है, लोग अक्सर उसको चिढ़ाते रहते हैं, है ना। वो गाली वगैरह देता है। ये अक्सर मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का होता है। उसी तरीके से लोग जो है ज़माने वाले लोग जो है उस पर फप्ती करते थे और कहते थे कि दुम कटा भैंसा। हालांकि सामने नहीं कहते थे, क्योंकि नहीं तो ये पहलवान थे भाई, सामने थोड़ा कुछ कहेगा, बस चोरी छुपे कहते थे। समझ आ गया ना। तो ये दुम कटा भैंसा हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनको कही जाती है। तो नासिक दबिस्तान लखनऊ का बानी किसको कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। पेशवाए आज़म, लखनऊ का पेशवाए आज़म नासिक। अदबी डिक्टेटर नासिक। इस्लाह ज़बान के लिए लखनऊ में कौन मशहूर है? नासिक। पहलवान शायर नासिक। पहलवान सुखन नासिक। दुम कटा भैंसा किसे कहा जाता है? ये जो है नासिक को कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। तो ये हैं इमाम बख्श नासिक। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। रिसाला आजकल कहाँ से निकलता है? रिसाला आजकल ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है दिल्ली से। ये उर्दू में जो है हिंदुस्तानी सरकार का जो है ये रिसाला है। ठीक है, ये सरकारी रिसाला है। उर्दू में जो है ये सरकारी रिसाला है और ये निकलता है दिल्ली से। इसका क्या नाम है? आजकल। उर्दू का सरकारी रिसाला। ठीक है, आजकल ये कहाँ निकलता है? ये निकलता है दिल्ली से। और इसके जो मौजूदा एडिटर हैं वो कौन है? आजकल जो दिल्ली से निकल रहा है इसके मौजूदा एडिटर ये हैं फ़रहत परवीन। क्या नाम है उनका? फ़रहत परवीन। इसके पहले जो थे अबरार रहमानी थे। अबरार रहमानी थे। और इस वक्त मौजूदा कौन है? फ़रहत परवीन। फ़रहत परवीन हिंदुस्तान का सरकारी रिसाला आजकल कहाँ से निकलता है? दिल्ली से। मौजूदा कौन है? फ़रहत परवीन। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो उर्दू में सरकारी रिसाला है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सरकारी रिसाला नया दौर। क्या नाम है? नया दौर। कहाँ से निकलता है? ये निकलता है लखनऊ से। समझ आ गया ना। तो आजकल दिल्ली से निकलता है और नया दौर लखनऊ से निकलता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश का सरकारी रिसाला है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। फ़िरोज़ शाह
किस मसनवी का किरदार है? फ़िरोज़ शाह, ये है कदम राव, पदम राव, गुलजार नसीम, सहरुल बयान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा सहरुल बयान। फ़िरोज़ शाह किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान। सहरुल बयान के माने बयान का जादू। ये फ़िरोज़ शाह है, इसकी जो शादी होती है फ़िरोज़ शाह की, उसका नाम है नजमुन निसा। क्या नाम है? नजमुन निसा से इसकी शादी होती है। इसमें एक और मरकज़ी किरदार है बेनज़ीर और बद्र मुनीर। बेनज़ीर और बद्र मुनीर, ये किसका किरदार है? ये जो है किरदार है सहरुल बयान का। समझ आ गया ना? तो फ़िरोज़ शाह, ये जिनों के बादशाह का बेटा होता है, इसका नाम है फ़िरोज़ शाह। इसकी शादी होती है नजमुन निसा से। और बेनज़ीर जो होता है, इसकी शादी होती है बद्र मुनीर से। समझ आ गया ना? बद्र मुनीर से इसकी शादी होती है, बद्र मुनीर। क्लियर है ना? तो ये हो गया। और मसनवी सहरुल बयान की बात करें कि मसनवी जो सहरुल बयान है वो लिखी गई है 1784। कब लिखी गई है? 1784 में लिखी गई है। अगर हम हिजरी की बात करें तो 1199 हिजरी में लिखी गई है। और इसको लिखा है मीर हसन ने। और मीर हसन ये मसनवी किस बादशाह के ज़माने में लिखा था? तो ये लखनऊ में थे आसिफुद्दौला। लखनऊ में थे आसिफुद्दौला, उसके ज़माने में लखनऊ में रह कर के लिखी और ले जा कर के आसिफुद्दौला के सामने पेश की। और उन्होंने उस मसनवी पर जो है सिर्फ 1 साल इनायत फरमाई। ठीक है? क्या इनाम मिला था? 1 साल इनायत फरमाई थी, 1 साल मिली थी। और सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा किसने कहा? सहरुल बयान जो मसनवी है, इसको इस्म बा मुसम्मा किसने कहा? तो इसको इस्म बा मुसम्मा कहा है मीर शेर अली अफसोस। दरअसल होता है कि सहरुल बयान जो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज में गई छपने के लिए, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में सहरुल बयान का जो दीबाचा मीर शेर अली अफसोस ने लिखा था। सहरुल बयान का दीबाचा किसने लिखा? शेर अली अफसोस ने। तो जब दीबाचा लिखा शेर अली अफसोस ने, तो उसी दीबाचे में उन्होंने कहा है कि जो है सहरुल बयान इस्म बा मुसम्मा है। इस्म बा मुसम्मा माने होता है जैसा नाम वैसा काम। सहरुल बयान माने बयान का जादू, ये सब क्या है? यानी जैसा नाम है वैसा ही उसमें काम भी है। तो सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा किसने कहा? मीर शेर अली अफसोस ने। उसका दीबाचा किसने लिखा? मीर शेर अली अफसोस ने। ठीक है? और मसनवी कब लिखी गई? 1784। कितने हिजरी में? 1199। किस बादशाह के ज़माने में? आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला ने कौन सा इनाम दिया? 1 साल इनायत फरमाई। समझ में आ गया ना? और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही सहरुल बयान का नस्र में तर्जुमा हुआ। हालांकि सहरुल बयान मसनवी है, मंजूम है, नज़्म की शक्ल में लिखी गई है, लेकिन इसका नस्र में भी तर्जुमा हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज में। और ये तर्जुमा किया था बहादुर अली हुसैनी। क्या नाम है उनका? बहादुर अली हुसैनी नाम है उनका। इन्होंने इसका तर्जुमा किया था नस्र बेनज़ीर के नाम से। नस्र बेनज़ीर। तो अगर पूछा जाए सहरुल बयान का नस्र में तर्जुमा नस्र बेनज़ीर के नाम से किसने किया? तो बहादुर अली हुसैनी। बहादुर अली हुसैनी। समझ आ गया ना? क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा मुसन्निफ उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का अदीब था? हिंदी और उर्दू, तो इसमें से कौन सा? प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में माहिर थे, दोनों ज़बानों में कहानियाँ लिखते थे। ये सब याद करने वाली चीज़ है। और प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है। ठीक है? तो जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।